प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो जॉन डन के द्वारा कंपोज किया गया है, अर्थात सबसे मधुरतम प्रेम, सबसे प्यारा प्रेम, जिसे क्या है मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, जिसे मैं भुला नहीं सकता हूँ, जिससे मैं बिछड़ नहीं सकता हूँ, जो रेनबो पार्ट 2 के बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा का प्रथम कविता है। ठीक है, जॉन डन के बारे में हम लोग कुछ कवि परिचय के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरे वीडियो में इस कविता का एक्सप्लेनेशन पर चर्चा कर लेंगे। जॉन डन वॉज बोर्न ऑन 22 जनवरी 1572। जॉन डन का जन्म 22 जनवरी 1572 ईस्वी में हुआ था एंड डाइड ऑन 31 मार्च 1631, और इनकी मृत्यु 31 मार्च 1631 ईस्वी को हुआ था। थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जॉन डन, द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ lyrical and satirical verse called metaphysical। पायनियर मीन्स अगुआ होता है, ए न्यू काइंड मतलब एक नए प्रकार का, लिरिकल मतलब होता है गीतमय अर्थात गाने योग या भावात्मक, सेटारिकल मतलब होता है व्यंग, वर्स मतलब होता है लेख, और मेटाफिजिकल मतलब होता है आध्यात्मिक। तो जो जॉन डन है वो एक नए प्रकार के गाने योग भावनात्मक जो व्यंग लेख थे वो उसके परिचय कराने वाले वो अगुआ थे, उसको परिचित कराने वाले अगुआ जिसे मार्गदर्शक भी कहते हैं, वो क्या कहलाया? मेटाफिजिकल अर्थात वो आध्यात्मिक कहलाया। Was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was ostensibly anti-Catholic। बर्ड मीनिंग को देखते चलते हैं। प्रोस्पेरस मीन्स समृद्ध, रोमन कैथोलिक फैमिली माने रोम के कैथोलिक परिवार में जो क्या थे, पेशे से व्यवसायी थे। उस समय जब इंग्लैंड में अस्टेंशली मतलब होता है कट्टरतापूर्ण क्या था, विरोध होता था। एंटी कैथोलिक मतलब कैथोलिक के विरोधी होते थे। तो इनका जन्म क्या हुआ था? लंदन के एक बहुत ही समृद्ध व्यापारी रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। उस समय जब क्या था, इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक मतलब कैथोलिक परिवार के कट्टरता पूर्वक देखा जाता था, उन्हें वहाँ ज़्यादा तजब्बो वैल्यू नहीं मिलती थी। वह उस समय इनका जन्म हुआ था। जॉन डन was forced to leave Oxford University without a degree of his religion। जॉन डन फोर्स मतलब बाध्य कर दिया गया, लीव मतलब छोड़ने के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिना डिग्री के, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके जो कैथोलिक धर्म था उन कैथोलिक धर्म के कारण इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया और इन्होंने बिना डिग्री लिए हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिए। ठीक है, इतना वहाँ उस समय जो धर्म का था प्रभाव था। ठीक है ना, इनके धर्म को वहाँ ज़्यादा वैल्यू नहीं मिला था। आगे चलते हैं। ही स्टडीड लॉ एंड रेड थियोलॉजी। उन्होंने कानून, लॉ मीन्स कानून, एंड थियोलॉजी मतलब आध्यात्म का अध्ययन किया। He also participated in 2 naval expeditions and became secretary to a powerful novel, a job he lost when he was briefly sent to a prison for secretly marrying his patron's niece। अब थोड़ा सा बात लंबी हो गई है, हम लोग देखते हैं पहले क्या किया है। यहाँ पर पार्टिसिपेटेड मतलब हिस्सा हुए, नेवल एक्सपीडिशंस माने नौसैनिक यात्रा में, बिकेम मतलब हो गए, सेक्रेटरी मतलब सचिव, पावरफुल नोवेल मतलब शक्तिशाली समृद्ध जमींदार के यहाँ, और इन्हें जॉब मीन्स नौकरी, लोस्ट माने खो देना पड़ा, ब्रीफली मतलब कम समय के लिए, सेंट माने भेज दिया गया, प्रिजन मीन्स जेल, सेक्रेटरी यहाँ पर है मैरिंग मतलब चोरी छिप के शादी कर लेना, पैट्रॉन्स मतलब होता है संरक्षक या मालिक या आश्रयदाता, निज मतलब होता है भतीजी। तो इन्हों क्या हुआ, इनको
ने 2 नौसैनिक जो यात्रा थी उसमें भाग लिए एंड बिकेम सेक्रेटरी, और क्या बन गए, सचिव बन गए। एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक जमींदार टाइप का जो व्यक्ति होते हैं, सुखी संपन्न, उनके यहाँ इन्हें सेक्रेटरी सचिव का नौकरी लग गया और इन्हें एक जॉब मिला, वो सचिव का वो भी छोड़ देना पड़ा जब ये, और साथ ही साथ क्या करना पड़ा इन्हें, कम समय के लिए जेल भी जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने चोरी छिप के अपने संरक्षक, अपने मालिक, आश्रयदाता की भतीजी से शादी कर लिए थे। नेक्स्ट पंक्ति में देखते हैं हम लोग, इन 1650 एट द एज ऑफ 42, 42 वर्ष की अवस्था में 1615 ईस्वी में जॉन डन एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिए, ऑर्डिनेशन मतलब होता है नियुक्ति, इन द एंग्लिकन चर्च एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स, सबसे महानतम उपदेशकों में से एक ऑफ दिस टाइम। 1615 ईस्वी में जब इनकी उम्र 42 वर्ष हो गई तो एंग्लिकन चर्च की नियुक्ति का इन्होंने स्वीकार कर लिया। किस रूप में? सुबह और सुन ही बहुत जल्दी ही वो क्या बन गए, महान उपदेशकों में से एक बन गए उस समय में। इन लव लिरिसिज्म डन वर्क कंप्लीटली विद ए पेट्रार्कन ट्रेडिशन, इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड क्लुक्वल टोन। पेट्रार्क जो एक कवि थे इटली के, उनकी जो परंपरा थी उन्हें नए तरीके से परिचय करवाया। इंटेलेक्चुअल उनके बौद्धिक गुणों को, क्लुक्वल टोन जो सामान्य बोलचाल का जो लय होता है उन्होंने क्या किया, इसका परिचय करवाया। सारे परंपराओं को, पुरानी रूढ़िवादी जो परंपरा था उसको तोड़ते हुए इन्होंने अपने हिसाब से एक नया परंपरा का विकास किया जिसमें बौद्धिक था। और क्या क्या उसमें शामिल था आगे देखते हैं। His love poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teaching। थोड़ी सी पंक्ति लंबी हो गई, हम लोग इसे बारी बारी से देखते हैं। His love poems, जो उनकी प्रेम की कविताएं थी, use the latest discoveries of science and geography। साइंस में विज्ञान है, यहाँ पर वैज्ञानिक, ज्योग्राफी मतलब भौगोलिक, जो खोजें थी, नवीनतम खोजों का प्रयोग उन्होंने किया सारे परंपराओं को तोड़ते हुए। किस में? अपने प्रेम की कविताओं में। जो क्या किया, उस समय सारे पर दबाव डालते हुए, हैमर मतलब हथौड़ा होता है, लेकिन उन्हें सारे परंपराओं को दबाव डालते हुए, पीछे करते हुए, पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। इंटेलेक्चुअल मतलब प्रतिभा संपन्न होता है, प्रतिभा संपन्न जो बौद्धिक जिद थी, चिढ़ थी, लालसा था शब्दों की बोलने का, जो सारे को जुगड़ाव करते हुए उन्होंने इस परंपरा को क्या किया, विकसित किया। जॉन डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सेटायर्स एंड द एलेजीज एंड सरमोन्स। जॉन डन बहुत ही क्या है, प्रसिद्धि पाए या प्रसिद्ध थे सॉन्ग एंड सोनेट्स में, सेटायर्स एंड द एलेजीज में, एंड सरमन्स में। ये सारे क्या है, कविताओं का प्रकार है। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर्स, strained and mystical images characterize all his poetic creation। क्या किए, हार्श मीटर मतलब कठिन छंद जो होते हैं, स्ट्रेन मतलब कृत्रिम होते हैं, बिमिकल मतलब मनमौजी होते हैं, इमेजेस मतलब चित्र होते हैं, तस्वीर होते हैं, करेक्टराइज मतलब चित्रण करना होता है, और क्रिएशन मतलब निर्माण करना होता है। तो इन्होंने क्या किया है, वास्तविक जो कवि की भावना होती थी, लालसा होती थी, इच्छा होती थी, कठिन छंद के माध्यम से इन्होंने कृत्रिम एवं मनमौजी जो चरित्र होते थे उनका चारित्रिक चित्रण किए और उन्हें अपने कविताओं में निर्माण करके उन्हें समाहित किए। अब आपके इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उस पर आपको अपने शब्दों में जवाब बनाने का प्रयास करना है। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दीज क्वेश्चंस। क्या करना है, एक छोटे समूह का निर्माण करना है और निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करना है। फर्स्ट, योर्स इज़ ए वेरी लविंग फैमिली। आपका परिवार बहुत ही प्यारा है, ठीक है, आप एक बहुत ही प्यारे परिवार के सदस्य हैं। यू हैव ऑलवेज लिव्ड टुगेदर। आप लोग हमेशा एक साथ रहे हैं, साथ साथ मिलके रहे हैं।
but now you have to leave them to go to a different city to pursue your studies. अब क्या करना है, उन्हें छोड़ करके आपको एक अलग शहर में जाना है, आपको अपने पढ़ाई लिखाई के प्राप्ति करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए. हाउ वुड यू फील लिविंग द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. आपको अपने परिवार के सदस्यों को छोड़ना कैसा महसूस होगा, इसके बारे में आपको बताना है. सेकेंड, इमेजिन योर सेल्फ एट ए रेलवे प्लेटफॉर्म या बस स्टैंड टू सी ऑफ योर यंगर ब्रदर या सिस्टर. आप कल्पना करिए अपने आप को एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर या बस स्टैंड पर, जहां आप अपने छोटे भाई या बहन को छोड़ने के लिए गए हैं, विदा करने के लिए गए हैं. हु स्टडीज़ इन बेंगलोर, जो कहाँ पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई बेंगलोर में हो रही है. वट डू यू से टू हिम या हर, आप उनसे क्या कहेंगे. वट फीलिंग्स डू यू हैव एट दैट टाइम, आपके मन में उस समय किस तरह की भावना आएगा, इस पर आपको चर्चा करना है. तो मैं इसका दूसरा वीडियो पोएम का एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा. इसलिए आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद.